Assalamu alaikum. My name is Nadia and today we are going to do current electricity chapter, or we are going to do the complete current electricity chapter according to the formulas, according to the short tricks and according to the main key points, right? So first of all, first heading is electric current. So what is electric current? The rate of flow of charge is called electric current, right? ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये क्या है? चार्ज पर टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? चार्ज पर टाइम. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ये क्या है? चार्ज. चार्ज का टाइम, चार्ज पर टाइम को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, हमने ये वाला जो फार्मूला ये सिंपली हम बुक के अंदर पढ़ते हैं. अब इससे थोड़ा डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं जो कि हम नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम में वही आता है. जैसे हमें पता है कि Q किसके इक्वल है? चार्ज इज इक्वल्स टू N अपॉन इलेक्ट्रॉन. एन ई, एन क्या हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही. उसके बाद ई क्या है हमारे पास? सिंपल इलेक्ट्रॉन. ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो आप याद रखिएगा, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. ई हमेशा क्या होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. ये फिक्स वैल्यू है, तो ये आप याद रखिएगा कि ई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. ठीक, तो अब हमने क्या किया है? क्यू की जगह लिख दिया एन ई. अब आपका ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है कि अगर क्यू की जगह आप एन ई लिख देते हैं, आई इज इक्वल्स टू, मतलब करंट इज इक्वल्स टू एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम, राइट. अब आपके पास अगर न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं, तो आपने ये लिखना होगा. और ज़रूरी नहीं कि आपके पास फार्मूला में ई दिया हुआ हो. सही, तो अगर नहीं भी दिया हुआ तब भी आपको पता है कि ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कितनी है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. अच्छा, अब आपको पता है कि 1/2 फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t. ठीक, 1/टाइम मीन्स टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का इन्वर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. तो अब आपने देखा यहाँ पर कुछ नहीं है, टी नीचे है, यानी ऊपर 1 होगा. 1/t किसके इक्वल आ गया? एफ. यू जस्ट हैव टू स्किप द 1/t, उसकी जगह क्या आ जाएगा? एफ. तो इसे क्या बोलेंगे? आई इज इक्वल्स टू एन ई एफ. अब लेट सपोज आपके पास ये इसका थर्ड फार्मूला आ गया. अब लेट सपोज अगर आपके पास एन ई की जगह पर एन ई नहीं है, आपके पास चार्ज की बात हो रही है, तो आप एन ई की जगह क्या लिख देंगे? चार्ज. तो क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल्स टू क्यू एफ. सही. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस ऑफ करंट. बेसिकली हमारे पास करंट की डायरेक्शन या फिर आप काइंड्स ऑफ करंट कर लें, दो हैं. वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक, अदर इज़ कन्वेंशनल. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हाट इज़ कन्वेंशनल? दोनों के अंदर करंट का ही फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक करंट तब बोलते हैं जब हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोअर टू हायर पोटेंशियल. सही, लोअर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ, तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट. जबकि इसी के ऑल्टरनेट अगर हमारे पास हायर टू लोअर मूव करे, हम हायर पोटेंशियल टू लोअर करें, तो इसे क्या कहेंगे? कन्वेंशनल. तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज़ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होता है? कन्वेंशनल करंट होता है. जबकि लोअर टू हायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक. अगर आपको ये थोड़ा बहुत चेंज करके दे दें तो ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इज़ व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक करंट या कन्वेंशनल करंट. तो याद रखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट. जबकि कन्वेंशनल करंट क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. सही, ये इसकी डायरेक्शन है, ये आपने याद रखनी है. ठीक है. कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जब हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव होता है या तो हायर से लोअर होता है. ठीक, करंट का फ्लो हायर से लोअर होता है या तो नेगेटिव से पॉजिटिव. सो इट्स अ कन्वेंशनल. ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ओहम्स लॉ. व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि ओहम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ दिया. उसने क्या कहा कि हमारे पास करंट इज डायरेक्टली रिलेशन टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कन्फ्यूज़ करने के लिए. ये आपको करंट की जगह एक एमसीक्यूज आ जाएगा, वो आपको करंट की जगह करंट डायरेक्टली रिलेशन की जगह बोल देंगे. हमें पता है करंट इज़ वी क्या है, ये हमारे पास ओहम्स लॉ है. जबकि वो आपको ऑल्टरनेट पे बोल देंगे कि वी इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू द करंट. अगर आपने ये वाला टिक किया तो आपका गलत हो जाएगा. सही, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग. जबकि ओहम्स जो साइंटिस्ट था उसने हमें करंट का कहा था कि करंट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली रिलेशन है. सही, तो याद रखिएगा कि द करंट दैट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर. अब अगर आपके क्वेश्चन में R पूछा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई. क्यों? ये नीचे आ जाएगा. ठीक, जिस तरह आपसे पूछा हुआ है करंट पूछा तो करंट यहीं पे रहेगा, V अपॉन R हो जाएगा.
तो इसको आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ओहम्स लॉ ने जो लॉ दिया था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। अब वो लिमिटेशन क्या थी वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो लिमिटेशन थी। पहली क्या थी कि ओहम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर लेस देन 500 वोल्ट, इज़ एप्लीकेबल फॉर लेस देन लेस देन 500 वोल्ट, लेस देन 500 वोल्ट, सही। और दूसरी एप्लीकेशन उसकी ये थी कि ये जो इसने सारा कुछ कहा था वो उसने नॉर्मल मतलब सिंपल सर्किट की बात की थी। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंपल सर्किट, नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो बहुत मुश्किल डायग्राम्स होती हैं उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सही। इसने ये सब कुछ सिंपल सर्किट के लिए कहा था, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं की थी, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर आपको ये पेज वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन द टूथ फेरी में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगी ताकि आपकी आसानी हो जाए। और ओके, नाउ इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल्स टू W/Q। अब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास डेफिनेशन क्या आ सकती है, वर्क डन पर चार्ज इज कॉल्ड व्हाट। सो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, सम टाइम आपके न्यूमेरिकल्स में वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी होती, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर Q भी लिख सकते हैं। ठीक, सम टाइम काइनेटिक एनर्जी की जगह हीट दे देते हैं तो हीट/Q भी बोल सकते हैं इसको, सही। तो ये चेंज होके इस तरह हो सकता है, मतलब इट्स नॉट लाइक नेसेसरी कि ये वर्क ही हो। ठीक, हीट भी आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो बात तो एक ही है, सही। अब इसका यूनिट देख लेते हैं कि वॉट किसके इक्वल है। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वॉट इज इक्वल्स टू वॉट। अब आपको पता है वर्क क्या होता है, जूल होता है। इसका यूनिट देख रहे हैं, वर्क क्या होता है, जूल, और Q मतलब चार्ज क्या होता है, कूलम। तो पता चल गया वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम, सही। वॉट किसके इक्वल है, जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू वॉट। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, VD मतलब वेलोसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है हमारे पास एडिशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो होता है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि एक इसी की ऑल्टरनेट होती है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, VD इज इक्वल्स टू I/NAE। अब I क्या है हमारे पास, I इज़ करंट, सही, N इज़ नंबर, A इज़ एरिया एंड E इज़ द कांस्टेंट दैट इज़ 1.6 x -19। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऐसे डिवाइस जो आपके फ्लो ऑफ करंट को रोके, ठीक, डैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, जो आपके फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। अपोज फ्लो ऑफ करंट, अपोज फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोके उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर इसका एक फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल्स टू ρL/A, सही। अब ये क्या होता है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर आपके पास लेंथ और एरिया। ओके, सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है हमारे पास, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, और जितने भी R होते हैं उन सबको ऐड करते जाते हैं, सही, लेकिन अपॉन की फॉर्म में आता है। अब इसी को अगर आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतना बड़ा सोल्यूशन करना। 1/R, पहले इन सबको 1/R की फॉर्म में लिखे, फिर इनका एलसीएम लें, फिर इनको प्लस करें, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के उधर आपस में ऑपोजिट करें, ये सब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एक इसका शॉर्ट ट्रिक है जो मैं लिखवा रही हूँ, वो याद रखिएगा। RP इज इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन ये सिर्फ इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट्स एप्लीकेबल फॉर जस्ट 2 रजिस्टर्स, ठीक। जैसे ये 2 रजिस्टर्स है तो ये 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए नहीं है, सही। सो अगर 3 आएगा तो आपने ऐसे करना है, अगर 2 तक आते हैं, यूजुअली 2 तक ही आते हैं, तो फिर आपने इसका सोल्यूशन इस तरीके से करना है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं पावर की। सो पावर के हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अगर आपके पास जो नॉर्मल फार्मूला है वो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू W/T, ठीक, P इज इक्वल्स टू W/T। लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल थोड़ा सा चेंज है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द फॉर्मूलाज फॉर पावर। हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क पर टाइम। सही, P इज इक्वल टू W/T। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अगर वोल्टेज का पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए पावर I और V के भी इक्वल होते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन इस तरह के सेंस में कि आपके पास I और R है, मतलब करंट और रेजिस्टेंस की बात भी कर रहे हैं। तो जब भी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप इस V की जगह IR लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, I²R। सही, अब इसी I²R में अगर लेट सपोज आपके पास V और R की बात हो रही है, इसका मतलब है इस I को हटा के V और R लगाने, तो I किसकी इक्वल होता है, V/R, तो V²/R। तो ये हमारे पास 4 फार्मूलाज है पावर के जो आपको आने चाहिए। अब इन फार्मूलाज से हमारे पास यूनिट भी बनते हैं। आपके पास इवन क्वेश्चन आता है, NTS के पास पेपर में आया हुआ है कि वॉट किसके इक्वल होता है। आपको पता है जूल पर सेकेंड, ये क्या होता है, इस करंट का क्या होता है, एम्पियर वोल्ट, इसका क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर और ओम, इसका वोल्ट स्क्वायर पर ओम। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एम्पियर वोल्ट किसका, IV वाले से बन रहा है, एम्पियर स्क्वायर ओम किससे बन रहा है, I²R से बन रहा है, वोल्ट स्क्वायर ओम किससे बन रहा है, V²/R से बन रहा है। और ये सारे किसके इक्वल है, वॉट के, जो कि पावर का यूनिट क्या है, वॉट, और ये सब भी पावर के यूनिट है। लेट सपोज अगर आपके पास MCQs आ जाते हैं कि वॉट किस किस के इक्वल है, इनमें से कौन सा है जिसके इक्वल नहीं है, तो ये सारे फार्मूलाज आपको लिखने हैं और उसके बाद आपको आइडिया होगा कि वो किसका यूनिट है। ठीक, इसी तरह पावर हमारे पास आता है कि पैरेलल में क्या होता है, सीरीज़ में क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि पावर जो रेजिस्टेंस के ऑल्टरनेट होता है, यानी कि पावर अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 वगैरह थी, तो पावर हमारे पास क्या होगी, इस सीरीज़ में पैरेलल की तरह होगी। यानी कि पावर इन पैरेलल किस तरह होगी, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ थी, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या थी, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह पावर इन पैरेलल क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। इसी तरह पावर इन सीरीज़ क्या होगी, 1/पावर इन सीरीज़ 1/P1 प्लस 1/2 प्लस 1/P3, और अगर 4 है तो 1/P4। ठीक, इसी तरह पावर इन सीरीज़ है। लेकिन अब इसका एक और फार्मूला याद रखिएगा, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे हमने सीरीज़ के लिए किया था कि पावर इन हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए किया था, R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरह हम पावर इन सीरीज़ करेंगे। पावर इन सीरीज़ क्या होगा, पावर इन सीरीज़ इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2 अपॉन P1 प्लस P2। सही, तो अब आप ये याद रखिएगा, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लेकिन पेपर में आ जाती हैं, तो आपको ये सारे फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आसान है लेकिन आने चाहिए सबको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इलेक्ट्रिक करंट से, चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से आते हैं, और वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं बच्चों को, और बच्चे इवन सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत आसान है बट उसके अंदर एक ट्रिक है। तो अब सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह को हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल। अच्छा, आपके ना NTS के पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए, तो हम इसको सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपके ना NTS के पेपर में लास्ट इस तरह के MCQs एक आया हुआ है कि आपके पास इस तरह का एक मुश्किल सा रेजिस्टेंस बना हुआ है और आपको बोला है कि आप बताएं इसका आंसर 5 है, 10 है, 15 और 20 है, और बच्चे रॉन्ग करके आ जाते हैं क्योंकि बच्चों को इसकी ट्रिक नहीं पता। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप सबसे पहले रेजिस्टेंस काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हैं, इसको आपने क्या बना देना है, क्रॉस कर देना है, और ये गैल्वेनोमीटर हो गया। सही, अगर आपने देखा हो तो गैल्वेनोमीटर ऐसे ही दिखता है, आपके पास उसके 4 रेजिस्टेंस होते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक, तो ये भी गैल्वेनोमीटर जैसा बन गया। अब आपने काउंट किया तो कितने थे, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस। एक आपको ट्रिक बता रही, जब भी आपके पास 5 रेजिस्टेंस होते हैं और उनमें से 2 जो है वो सीरीज़ में होते हैं। ठीक, ये सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है, 2 जगह सीरीज़ है, यानी कि 2 सीरीज़ आ रहे होते हैं, 5 रेजिस्टेंस और 2 सीरीज़। इसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर R लिखा होगा वही उसका आंसर है। 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 आंसर है। अगर इन सब में R लिखा होगा तो R आंसर होगा, अगर इन सब में 10 लिखा होगा तो 10 आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन में 5 है, तो जो भी यहाँ पर R लिखा होगा, R1 R2 R3 जो भी होगा वो जो सबके लिए होगा वही आंसर होगा। सही, आपने देखा क्या है, आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हैं और 2 सीरीज़ में हैं, 2 सीरीज़ में, एक सीरीज़ में दूसरा सीरीज़। इसका मतलब ये हमारे पास ये जो एप्लीकेशन थी फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका आंसर वही होगा जो सबका आंसर है। सबका आंसर 5 है तो इसका आंसर भी 5 होगा। सही, इसी तरह अब क्योंकि इनको पता चल गया कि आपको ऐसी वाली ट्रिक आ गई, अब ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट देंगे, मुश्किल देंगे। देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अब देख लेते हैं कैसे। मैंने आपको क्या बताया था, 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए और 2 सीरीज़।
1 2 3 4 और ये 5। गैल्वेनोमीटर भी इटसेल्फ रेजिस्टेंस है अंदर, तो 1 2 3 4 5 कितने रेजिस्टेंस हो गए? 5 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चेक करते हैं दो सीरीज़ में है या नहीं। अगर दो सीरीज़ में नहीं है तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अगर दो सीरीज़ में है इसका मतलब है कि आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट वही आंसर लिखना है। ये देखें, ये सीरीज़ है, पहला सीरीज़ हो गया, ये दूसरा सीरीज़ हो गया, इसका मतलब सीरीज़ में है, सही। अब आपने क्या करना है, अगर आपको वो चल गया ये सीरीज़ में, दो सीरीज़ भी फुलफिल हो गए, इसका मतलब इसका आंसर जो भी है 6 आंसर है सबके, इसका आंसर भी क्या होगा? 6, ठीक। अब इसी तरह से देख लेते हैं रजिस्टर्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब इन्हें पता चल गया कि आपको ये वाला भी समझ आ गया, ठीक। अब ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये बिल्कुल यही वाला है, इसको इन्होंने बंद करके कर दिया, लाइक इसका एक फोल्ड उठा के अंदर कर दिया तो ये बन गया। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस हैं, ओके। अब देखते हैं कि दो सीरीज़ में है या नहीं। एक सीरीज़, दो सीरीज़, ठीक। अब देखिए दो सीरीज़ में भी है, ओके, इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन पूरी हो रही है। अब आपको इसका मतलब जो सबका आंसर है, सबका आंसर क्या है? आर। सबका आंसर क्या है? आर 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 आर, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आर, ठीक। ये बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ी सी इसके अंदर ट्रिक है, तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के एनटीएस के अंदर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़, तो इसे प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। और पीछे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स इन पैरेलल क्या होते हैं? R1 मल्टीप्लाई बाय R2, R1 प्लस R2। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से लिखने से बेटर है आप इसको ऐसे करें, क्योंकि आपको क्या करना होगा? जस्ट आंसर पुट करना है। लाइक अगर आपके पास R1 2 है और R2 5 है, तो आप क्या करेंगे? इसकी जगह 2 5 2 प्लस 5 सॉल्व करेंगे, फ़ौरन से आंसर आ जाएगा। 2 है, 5 है, 2 प्लस 5, ठीक। इसके करने से बजाय आसान है ये वाला करें, सही। तो ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक था पैरेलल के लिए। इसी तरह मैंने आपको कहा था रजिस्टर के पैरेलल, यानी कि हमारे पास जो पावर होता है वो रजिस्टर्स के ऑपोजिट है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है तो पावर इन सीरीज़ क्या होगा? 1/P इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, सही। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं। होप सो कि आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक्टिव रहती हूँ। अगर आपको ये सारे नोट्स वगैरह चाहिए तो यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज टूथ फेरी के नाम से है, और वहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है स्पेसिफिक MD कैट के लिए, प्री मेड स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पर मैं सारे नोट्स वगैरह अपलोड कर देती हूँ जो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो आप जो है वो वहाँ से स्नैप लेकर PDF फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपलोड करूँ जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई वीडियोज़ बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग मी, सो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी और हेल्प कर सकूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।